दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना जो विषय बिंदु है वो है संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में आगे बढ़ने से पहले अपन इसके वर्गीकरण के बारे में जान लें। क्यों? क्योंकि आरपीएससी कई बार संज्ञा बिंदु से नहीं पूछ करके इससे संबंधित जो वर्गीकरण है उससे ही प्रश्न पूछ लेती है। तो संज्ञा बिंदु में अपन आगे बढ़े उससे पहले अपन इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। व्याकरण में शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है विकारी, दूसरे हैं अविकारी, जिनको अपन अव्यय भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्दों की। वे शब्द जो व्याकरण की कोटियों के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें विकार आ जाता है। व्याकरण की कोटियों के अनुसार, व्याकरण की कोटियों के अनुरूप ये अपना रूप बदल देते हैं, इनमें विकार आ जाता है, इस कारण इनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है संज्ञा, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा सर्वनाम। तीसरा है विशेषण। और चौथा है क्रिया। ये विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात करते हैं अपन अविकारी शब्दों की। अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जो व्याकरण की कोटियों के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो व्याकरण की कोटियों के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनका रूप जैसा है वैसा ही रहता है, चाहे वे किसी भी कोटि के साथ में उपयोग में हो, लेकिन उनका रूप नहीं बदलता है। अविकारी शब्दों के भेद
या प्रकार। अविकारी शब्दों के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। लिखते हैं आगे। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं लिख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। पहला तो है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। आगे है चौथा प्रकार विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय। और पांचवा है निपात। तो इस प्रकार ये विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात और कुल मिलाकर के सारे ये 5 भेद इनके होते हैं अविकारी शब्दों के। एक बार इनको अपन दोबारा से देख लेते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जो व्याकरण की कोटियों के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा निपात। इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये 4 ऑप्शन में देते हैं, या विकारी और अविकारी का मिक्स करके देते हैं। पूछ लेते हैं कौन सा विकारी शब्द है या कौन सा अविकारी शब्द है, बस ऐसा ही प्रश्न इनसे पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपन संज्ञा की। वापस अपन आ गए हैं अपने विषय बिंदु पर। संज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बाद में इसकी परिभाषा से समझेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द का निर्माण व शाब्दिक अर्थ। संज्ञा शब्द का जो निर्माण है सम प्लस यानी कि धन या जोड़, सम और ज्ञा से मिलकर के हुआ है। इनमें से सम का मतलब तो है सम्यक या पूर्ण। सम्यक या पूर्ण। ज्ञा का मतलब है जानना या ज्ञान। संज्ञा शब्द जिन 2 शब्दों से मिलकर के बना है वो है सम और ज्ञा। सम का मतलब है सम्यक या पूर्ण और ज्ञा का मतलब है जानना या ज्ञान। इस प्रकार इसका जो पूरा अर्थ बनता है वह है पूर्ण रूप से
जानना या सम्यक ज्ञान। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ बना है, इन दो शब्दों का अगर अपन विभेद करके देखते हैं या इनको अलग अलग संज्ञा को, जो संज्ञा शब्द का जो निर्माण हुआ है उन शब्दों को अपन अलग अलग करके देखते हैं, अर्थ समझते हैं। सम का मतलब सम्यक या पूर्ण, और ज्ञा का मतलब जानना या ज्ञान। पूर्ण रूप से जानना या सम्यक ज्ञान, इसका एक और शाब्दिक अर्थ होता है जो केवल एक शब्द में समझा जा सकता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। नाम भी इसका एक शाब्दिक अर्थ है, यानी कि संज्ञा मतलब नाम। अब बात आती है संज्ञा की परिभाषा की। इसको, ये तो अपन ने शाब्दिक अर्थ समझ लिए और इसका विभेदन करके शब्द को अलग अलग करके देख लिया, शब्द का निर्माण कैसे हुआ वो देख लिया, लेकिन परिभाषा क्या है, व्याकरण में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, ध्यान अपना इसी चीज पे होना चाहिए, संज्ञा का एक ही मतलब है, सीधा सीधा नाम। इसी बात को अपन परिभाषा में व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था और गुणधर्म के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था और गुणधर्म के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हो गई संज्ञा की परिभाषा। आगे आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। विद्वान और भी भेद मानते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक मानते हैं वो तीन ही भेद हैं। यह तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब अपन समझते हैं उदाहरण से। जैसे व्यक्ति का नाम मोहन हो गया, राम, विपिन, सीता, सुशीला आदि, ये तो व्यक्ति नाम हो गए। प्राणी, गाय, भैंस, भैंस, शेर, भेड़ आदि नाम हो सकते हैं। वस्तु, मेज, पुस्तक आदि। स्थान, जयपुर, शहर, गांव, विद्यालय आदि। भाव, भाव में आता है दया, करुणा, प्रेम, क्रोध आदि। अवस्था, अवस्था में
बचपन, बुढ़ापा आदि। ये उदाहरण अपने संज्ञा के देख लिए हैं और इनसे समझ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं और कैसे किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, अवस्था का नाम होता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं संज्ञा के। हालांकि इसके उपभेद भी आते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से 3 ही भेद माने जाते हैं। जो उपभेद आएंगे वो इन भेदों के अंतर्गत आपको पढ़ा देंगे। अब बात करते हैं अपन एक एक की। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा अपन लिखते हैं और पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम के, किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला भेद जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए लिखते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल है ना, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपन ने लिखा मनोहर, तो मनोहर जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, सबका नाम नहीं है, या किसी समूह का नाम नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह अपन लिख देते लड़का,
तो लड़का सब लड़कों का नाम है। लड़का एक वर्ग का नाम है, एक जाति का नाम है, जो लड़कों की समस्त वर्ग या संपूर्ण जो जाति है सबका नाम लड़का है। हर लड़के को अपन लड़का कह सकते हैं, लेकिन हर लड़के को अपन मनोहर नहीं कह सकते। जो मनोहर है उसी को मनोहर कहेंगे। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब है कि व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनोहर हो गया, राम, विपिन, नरेंद्र या सीता, मोहिनी व्यक्ति विशेष के नाम है। ऐसे किसी स्थान विशेष का नाम अपन ले दें, जयपुर किसी निश्चित स्थान का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है। लेकिन यदि इसकी जगह अपन बोल दें शहर, तो जितने भी शहर हैं सब शहरों का नाम शहर है। एक वर्ग का नाम, एक स्थानों का जो वर्ग है उसका नाम शहर है, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन ये जो जयपुर नाम है वह स्थान विशेष का है, इसलिए व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इसी प्रकार हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है, सब पर्वतों का नाम हिमालय नहीं है, पूरे वर्ग का नाम नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसी की जगह अपन ले लें तो पर्वत, तो पर्वतों की जो जाति या समूह है, जो वर्ग है, सब पर्वतों का नाम पर्वत है, इसलिए यह जातिवाचक हो गया और हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपन ने उसकी परिभाषा और उदाहरणों से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जो संज्ञा का दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। किसी समूह, वर्ग या जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। किसी समूह, वर्ग या संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी समूह, वर्ग या संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा की। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे फल, सब फलों का नाम फल है, ये फलों की एक जाति का नाम है। खाने की जो चीज है फल, उनकी जाति का नाम है। इसी प्रकार है पशु, पूरे वर्ग का नाम है, ये किसी एक का नाम नहीं है, संपूर्ण जाति का नाम है। गांव संपूर्ण वर्ग का नाम, संपूर्ण जाति का नाम है। शहर, पर्वत, विद्यालय, मित्र, शत्रु, ये सब जाति के नाम हैं। गाय, सब गायों का नाम गाय है,
संपूर्ण जाति का नाम है बैल, ऐसे ही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा किसी समूह, वर्ग या संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणों से अपन ने समझ लिया है, और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है वो भी अपन ने समझ लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगले भेद पर चलने से पहले एक बार और अपने को समझ लेना चाहिए, वो है अगले भेद पर जाने से पहले अपने को जो समझ लेना चाहिए वो ये बात है कि इसके उपभेद भी माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उपभेद भी माने जाते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, दो प्रमुख उपभेद माने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जैसे कि सेना, सेना एक समूह का नाम है, लेकिन अगर ये दो विकल्प अपने को नहीं मिलते हैं तो अपने आप ही जातिवाचक के अंतर्गत इनको माना जाता है। मापने तोलने की जितनी भी चीजें होती है वे सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है। तेल, दूध, पानी, अनाज, क्योंकि मापते तोलते हैं, कपड़ा आदि। तो ये दो उपभेद जातिवाचक संज्ञा के माने गए हैं। यदि ये हमको विकल्प में नहीं मिलते हैं तो ये चीजें जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। कई बार और डिटेल में पूछने के लिए जातिवाचक का ऑप्शन नहीं देते हैं और समूहवाचक या द्रव्यवाचक ये दोनों को अलग अलग करके दे देते हैं। तो इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले भेद पर। संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब तीसरे भेद पर। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा पढ़ते हैं। भाव या अवस्था या गुणधर्म के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लिखिए, भाव या अवस्था अथवा गुणधर्म के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव या अवस्था अथवा गुणधर्म के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। इसमें समझने वाली बात यह है, भाव तो अपन जानते ही हैं, इमोशंस। अवस्थाएं जो होती है, चाहे वो मन की अवस्था हो या किसी कार्य या वस्तु की अवस्था हो उसके विषय में, या उम्र की अवस्था हो, ये इसके अंतर्गत आती है। गुणधर्म आ गए। लेकिन एक जो समझने वाली बात है, इसको पकड़ने वाली जो बात है वो ये है, जो संप्रत्यय होते हैं, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वे सब के सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे धर्म है, धर्म एक संप्रत्यय है, एक कॉन्सेप्ट है। इसको देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इस प्रकार जितने भी कॉन्सेप्ट वाले चीजें हैं वे सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। चलिए इसके उदाहरण देते हैं। जैसे
प्रेम, दया, करुणा, ममता, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये गुणधर्म है, मिठास, कड़वापन गुणधर्म है, इधर लिख देता हूं। कड़वापन गुणधर्म है। इसके अलावा ऊंचाई अवस्था है। तो भाव हो गए, अवस्था हो गई, या गुणधर्म जैसा कि मिठास है और कड़वापन हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हो तीखापन, ये भी गुणधर्म है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद और भाववाचक संज्ञा परिभाषाओं और उदाहरणों सहित अपन ने समझ ली है। अब जो है समझने वाली बात यह है कि ये जो भाववाचक संज्ञा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ज्यादातर जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं। अब इसमें अपने को भाववाचक संज्ञा कौन सी, एक तो ये समझ में आना चाहिए। कई बार ऑप्शन में देते हैं निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, या भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है, या सर्वनाम से बनी है, या विशेषण से बनी है, या क्रिया से बनी है। तो ये जानना जरूरी है। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक करके भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये पढ़ेंगे। 5 जातिवाचक शब्द अपन लिख लेते हैं और उनसे फिर भाववाचक संज्ञा बना करके देख लेते हैं। पशु, मनुष्य, शत्रु, शहर, और बच्चा। पशु शब्द जातिवाचक है, इसमें ता प्रत्यय लगाने से पशुता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मनुष्य शब्द जातिवाचक है, ता प्रत्यय लग जाने से मनुष्यता भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। शत्रु शब्द ता प्रत्यय लगने से शत्रुता नामक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। शहर शहरीपन, पन प्रत्यय लगाने से शहरीपन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। बच्चा बचपन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा बनाना।
सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा बनाना। 2-3 सर्वनाम शब्द लिखते हैं और उनसे जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। अपना, मम। अपना से अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय लगाने से अपनापन या अपनत्व, त्व प्रत्यय लगाने से अपनत्व भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मम सर्वनाम में ताप प्रत्यय लगाने से ममता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। 2-5 विशेषण शब्द लिख लेते हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बना करके देख लेते हैं। अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मीठा, और देख लेंगे, इतना पर्याप्त है। अच्छा से अच्छाई भाववाचक संज्ञा, अच्छाई। बुरा से बुराई, काला से कालापन, गोरा से गोरापन, गोरापन। मीठा से मिठास। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मीठा से अपन मिठास नामक भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो मात्रा छोटी हो जाती है, मिठास। अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बुरा से बुराई, काला से कालापन, गोरा से गोरापन और मीठा से मिठास नामक भाववाचक संज्ञाएं बनती है। आगे क्रिया से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बना करके देख लेते हैं, फिर ये अपना पूरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनाने का। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खेलना, चलना, चढ़ना, पीटना। खेलना से भाववाचक जो संज्ञा बनेगी वो होगा खेल। चलना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगा चाल, अवस्था है ये। चढ़ना, चढ़ाई। पीटना से पिटाई और पढ़ना से पढ़ाई। ये पढ़ना क्रिया है, इससे पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बनी है। अपन ने अब तक पढ़ लिया है संज्ञा
शब्द की उत्पत्ति या संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और भेदों की संख्या, भेदों की परिभाषा और भेदों के उदाहरण, और भेदों में जो आपसी अंतर होता है वो, और भाववाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से कैसे बनती है, वो अब तक अपन ने देख लिया है। अब जो संज्ञा प्रकरण में अपना बाकी रह गया है वो ये है कि आए हुए 4-5 प्रश्न या 5-7 प्रश्न अपन कर लें एक बार, उससे अपने टॉपिक को और क्लियरिटी हो जाएगी, अपने टॉपिक की, अपना टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब अपन अगले रविवार को अभ्यास करेंगे तो इसके 20-25 प्रश्न, ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो है नहीं, 20-25 प्रश्न यदि अपन चुनिंदा कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब जो है, अब अपन इसमें से एक बार अभ्यास कर लेते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। कुछ एक प्रश्न है पीडीएफ के रूप में। ये प्रश्न 2017 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आया है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? भारत जातिवाचक नहीं है। एक निश्चित देश का नाम है, देश विशेष का नाम है। रामायण व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक निश्चित ग्रंथ का नाम है। मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। पुस्तक, हाँ, जाति का नाम है, सभी पुस्तकों का नाम। पहाड़, ये भी है। नदी, हाँ, ये सभी नदियों का नाम है, नदियों की जाति का, पूरे वर्ग का नाम है। तो ये ऑप्शन अपना सही बैठता है। बाकी ये दो क्यों नहीं बैठे, ये भी अपन साथ में देख लेते हैं। जयपुर एक स्थान विशेष का नाम है, यहीं चला गया। लड़की सबका नाम है, ठीक है। लड़की पूरी जाति का नाम है, वर्ग का नाम है, ये जातिवाचक है। बुढ़ापा अवस्था का नाम है, यानी भाववाचक संज्ञा में आ गया। गंगा निश्चित एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय एक विशेष का नाम है और मनुष्य पूरी जाति का नाम है। तो इन्होंने अपने को पूछा है जातिवाचक संज्ञा, इसी विकल्प में सभी शब्द जो हैं जातिवाचक हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द, इसको रेखांकित कर रखा है। रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? ये सब इंस्पेक्टर पीएसआई मोटर वाहन में 2022 में पूछा गया है। अब वैसे तो कमल शब्द जो है जातिवाचक है, क्योंकि कमल शब्द किसी एक निश्चित कमल का नाम नहीं है। जितने कमल के फूल हैं उन सबका नाम है, पूरे कमल वर्ग का नाम है। लेकिन क्योंकि यह एक वचन में खिला है, एक निश्चित की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक होते हुए भी इस वाक्य में व्यक्तिवाचक की तरह प्रयोग किया गया है। इसलिए रेखांकित शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं होकर के भाववाचक संज्ञा होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसको शामिल किया है। इसको शामिल करने का यही एक कारण है कि शब्द जो भले ही जातिवाचक है लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में व्यक्तिवाचक की तरह कर लिया। ऐसे प्रश्नों से ही सावधान रहने की जरूरत है। शब्द अगर अकेला आता ऑप्शन में ऐसे तो ये जातिवाचक हो जाता, लेकिन इसको तालाब में कमल का फूल खिला है, एक वचन और है, निश्चित इंगित कर रहे हैं कि हम कोई व्यक्ति तालाब के ऊपर खड़ा होकर बता रहा है कि खिला है, एक ही खिला है, खिले हैं, तो बहुवचन हो जाता, तो भी जातिवाचक हो जाता। इस प्रकार के प्रश्नों से सावधान। ये जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा है जेएलओ 2023 में। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भिन्नता भाववाचक संज्ञा, बुराई भाववाचक संज्ञा, मूर्ख विशेषण है और उसमें ता प्रत्यय लग जाने से मूर्खता भाववाचक संज्ञा बन गई। ये पशु पूरी जाति के, पूरे वर्ग के नाम का द्योतक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। यह प्रश्न आ चुका है पहले। हाँ, बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी बच्चा शब्द जो है उसका भाववाचक संज्ञा रूप पूछा, तो पहले तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि बच्चा शब्द किस श्रेणी में आएगा? जातिवाचक। बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा है और यहां जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनवा रहे हैं,
बच्चा से बचपन, यही है सही, बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? बहुत शानदार प्रश्न है। और जो मैं कह रहा था कि भाववाचक संज्ञा का बड़ा महत्व है, वो इसलिए है क्योंकि बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। शम नहीं, इसमें मूल शब्द सर्वनाम नहीं है। विषम इसमें भी नहीं है क्योंकि दोनों एक ही शब्द से बने हैं। ये जो ममता शब्द है, जो मैंने अभी आपको उदाहरणों में भी बताया था, इसमें मूल शब्द मम या यूं कहें मम, एक ही बात है। मम, मम का मतलब होता है मेरा, ये सर्वनाम है। और मम में ता प्रत्यय लग जाने से ये ममता नामक भाववाचक संज्ञा बन गई है, विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए मैं बार बार आपको भाववाचक संज्ञा के विषय में कहता हूं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 3 भाववाचक संज्ञाएं, इस प्रश्न का मतलब है निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब कि 3 है और 1 नहीं है। बच्चा, बच्चा से बचपन है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है, बच्चा से बचपन है। बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण है और बूढ़ा विशेषण से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनी है, सही है। अमर, ये विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सफलता, ये एक अवस्था, सफलता एक अवस्था होती है, तो भाववाचक संज्ञा, आदमी के जीवन की अवस्था है सफलता, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा। अमर विशेषण है। कोई चीज हमें बताती है ना कि कैसा है, अगर इसका जवाब मिलता है तो वो विशेषण है। तो मान लो कोई आदमी अमर है, तो उसके बारे में पूछेंगे कैसा है, अमर है। कैसा है का जवाब मिलेगा अपने को अमर, ये विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है अपना, इसके बाद में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 3 नहीं है, एक ही है। कौन कौन सी है नहीं है, कौन सी है? एक पूछा है, शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। यही पहली ही। शत्रु शब्द है जातिवाचक और इसमें ता प्रत्यय लग गया, ता प्रत्यय लग जाने से शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। गुरु जातिवाचक संज्ञा है। एक ही है जो जातिवाचक से भाववाचक में बदल गई है, शत्रुता, ता प्रत्यय लग जाने से। तो दोस्तों अपना संज्ञा का प्रकरण पूरा हो गया है और लगभग इसमें सारी बातें पढ़ने से पूछी जा सकने वाली सारी बातें पढ़ने समझ ली है। और अब इसमें जो मामला बचा है या अपन एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि संडे के दिन अपन 10-20 प्रश्न और जो कठिन हैं उनको लेकर के आएँ और सभी के चारों ऑप्शनों पर विचार करके उनका अपन विश्लेषण कर लें, तो ये संज्ञा का प्रकरण अपना पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे इसी में क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी अपन ये करेंगे, रविवार के दिन 20-25 प्रश्न इसके और लाएंगे और उन पर सभी ऑप्शनों पर विचार करके क्यों क्यों उत्तर माना और क्यों उत्तर नहीं माना, इन पर विचार करते हुए अपन उनको कंप्लीट कर लेंगे, तो अपने इस टॉपिक पर पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए बात यह है, अपन ने बात की थी कि भाई एक तो नियमावली का हिस्सा और दूसरा जो है शब्दावली का हिस्सा। तो अब इसके बाद में एक वीडियो आपको मिलेगा इसके ठीक इस वीडियो के ठीक बाद में, जिसमें अपन 5 शब्दों के पर्यायवाचियों का अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से आपको उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। और उसकी शायद पीडीएफ भी आपको साप्ताहिक पीडीएफ देंगे, क्योंकि एक दिन में तो 5 के ही लिखवाएंगे। एक सप्ताह में ऐसा करके अपन 6 दिनों में 30 के लगभग अपन लिखवा देंगे, 30 शब्दों के पर्यायवाची। तो उनकी पीडीएफ आपको रविवार के दिन मिल जाएगी और ऐसे आप रोज पढ़ें, रोज अपने हिसाब से लिख भी लें और उनका रोज रिवीजन करेंगे तो अपने जो शब्दावली वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।